नमस्कार दोस्तों। एचपी जेवीडी कमीशन के मैथमेटिक्स पार्ट को कवर करने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज़ का आज पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। एज़ पर एचपीआरसी सिलेबस हर एक टॉपिक को हम इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैथ में आपकी बेसिक चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी डाल दे, आप उसको क्रैक कर लोगे। वीडियो आपने पूरा देखना है, डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसने बोला है कि अगर चाय की कीमत 40% बढ़ा दी जाए तो चाय की खपत कितने % कम होनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब देखो, इस क्वेश्चन में 3 कीवर्ड्स हैं। एक कीमत की बात हुई है, एक खपत की बात हुई है और एक खर्च की बात हुई है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? खर्च यानी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इक्वल होता है कीमत यानी प्राइस इनटू कंजप्शन। कंजप्शन को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, खपत। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने प्राइस निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस बढ़ा है 40%, तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। ठीक है, इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, बाकी ये कटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये जो 5 है ये क्या है? आपका इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस की रेशियो आपके पास कितनी आ गई? 5। और 2 जो है वो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो आपका जो नया प्राइस आ जाएगा, न्यू प्राइस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 5 + 2 7। तो ये प्राइस की रेशियो बन गई आपके पास कितनी? 5:7। अब एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? फिक्स है। क्वेश्चन में बोला है ना, नोट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नहीं आपने बढ़ाना है, खर्च आपने नहीं बढ़ाना है, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और यहां देख लो फॉर्मूले में प्राइस और कंजप्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्राइस यानी कीमत आपकी अगर बढ़ेगी तो आपकी खपत कम होगी, और अगर कीमत आपकी कम होगी तो खपत बढ़ जाएगी। तो प्राइस और कंजप्शन क्या है? आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो, अगर प्राइस की रेशो आपके पास 5:7 आई है ना, तो कंजप्शन की रेशो क्या आएगी आपके पास? उल्टी हो जाएगी, 7:5 बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि कंजप्शन जो है वो कितने % डिक्रीज करनी होगी। तो कंजप्शन देख लो, रेशो में कितनी कम हो रही है? पहले 7 थी, फिर कितनी होगी? 5 होगी। तो कितनी कम हुई है? 2। तो परसेंटेज में आपको डिक्रीज निकालना है कंजप्शन का। तो कैसे निकालोगे? तो आपकी कंजप्शन जो कम हुई है रेशो में वो 2 ही है। पहले कितनी कंजप्शन थी? 7 थी, तो 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 200/7%। तो इतनी कंजप्शन आपको डिक्रीज करना पड़ेगी। अब क्योंकि ऑप्शंस आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। 7 × 14, 6 बचेगा तो 60 बनेगा। 7 × 8 = 56। 4 बचेंगे तो वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे और 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 28 और 4/7। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही बन जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में बोला है इन ए सर्कल। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ में हम ड्राइंग भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल ले लिया हमने, ओ जो है इस सर्कल का हमने सेंटर मान लिया। आगे क्या बोला है? AOB इज द डायमीटर। तो AOB जो है क्या है? इस सर्कल का डायमीटर। तो और ये B हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है AT इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो AT ये लाइन आएगी AT। ठीक है, तो ये क्या है? टेंजेंट है सर्कल पे। आगे बोला है लाइन TB इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q। तो पहले हमें T को B से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी TB लाइन क्या करेगी? सर्कल को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। आगे बोला है गिवन दैट एंगल AOQ 94 डिग्री। तो एंगल AOQ, इसका मतलब O को Q से आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है ये उसने बोला है कितने का है? 94 डिग्री का। ठीक है, आपको कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ATQ, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे फिर से। अब देखो, ये जो आपका रेडियस है OA और AT क्या है? टेंजेंट है, और A जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस और टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? हमेशा 90 डिग्री का। तो ये एंगल TAO कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब देखो AOB जो है वो एक लाइन है,
इस लाइन पे एक एंगल बन रहा है आपका 94 डिग्री का। तो ये जो एंगल है आपका QOB, ये कितने डिग्री का होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे ये एंगल दो बन रहे हैं, एक 94 डिग्री का और एक एंगल QOB, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 94 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, तो दूसरा होगा 86 डिग्री का। तो ये आ गया आपका 86 डिग्री का एंगल। ठीक है, आगे देखो OQ और OB, ये क्या है, दोनों रेडियस है सर्कल के, तो ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी OQ और OB। तो इक्वल लाइंस के अपोजिट वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल OQB और एंगल OBQ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल QOB में आप चेक करो, एक एंगल आपको मिल गया 86 डिग्री का, बाकी दो जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो आपको पता है तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता ही है। तो अगर एक एंगल 86 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो 86 में कितना ऐड करोगे कि 180 हो जाए, तो 86 में 94 ऐड करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब एंगल OQB और एंगल OBQ इन दोनों का सम कितना होगा 94 डिग्री, और हर एक एंगल कितना हो जाएगा फिर 47 डिग्री का, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी 47 डिग्री और ये एंगल भी 47 डिग्री। अब फिर से देखो TQB, ये भी एक लाइन है और इस लाइन पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला 47 डिग्री का और एक ये वाला OQT। तो एंगल OQB और OQT इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो एक एंगल अगर 47 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा 133 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो 133 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब AOQT एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो चार एंगल कौन कौन से आए, एक ये 90 डिग्री का, एक 94 डिग्री का, एक 133 डिग्री का और एक ATQ जो आपको निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चार एंगल हो गया आपके पास, एक 90 डिग्री का, एक 94 डिग्री का, एक आपके पास 133 डिग्री का और एक जो एंगल निकालना है आपको कौन सा है वो ATQ। तो इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करोगे 90 प्लस 94 प्लस 133, तो ये आएगा आपके पास 317। ठीक है, प्लस एंगल ATQ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 317 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो ये 360 के साथ माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 317 कितना आएगा 43 डिग्री। तो एंगल ATQ जो है वो 43 डिग्री का आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आ गया। इसमें क्या बोला है, हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 27 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या फॉर्मूला आता है इसका, 2πr इंटू R प्लस एच। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पूछा होता तो वो क्या फॉर्मूला होना था 2πRH। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो वैल्यूज पुट करनी है आपको, आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 लेनी है, इंटू रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में, डायमीटर दिया उसने 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इंटू R प्लस एच, रेडियस प्लस हाइट। तो रेडियस तो आपके पास 15 है, हाइट आपकी 27 है, तो 15 प्लस 27 कितना हो जाएगा 42। बस इसमें यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आपका बन जाएगा। देखो 7 से ये 42 कटेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में जो बचा उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो 15 को 2 से करोगे 30 आ जाएगा, 30 को 6 से करोगे 180 आ जाएगा, 180 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑप्शन बी सही बनेगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 सॉलिड स्फीयर हैं, एक का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है। इनको मेल्ट किया और मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया। आपको उस सिंगल स्फीयर का रेडियस बताना है। तो देखो स्फीयर आपके पास कितने हैं, 3 है, S1 S2 और S3। ये 3 स्फीयर हैं, इनको जब मेल्ट किया तो एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया।
ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाते हो ना, तो जो उन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम होता है उनका सम उस तीसरे सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम जो है इनका सम तीसरा जो सिंगल स्फीयर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये स्फीयर 1 का वॉल्यूम V1, स्फीयर 2 का वॉल्यूम V2 और स्फीयर 3 का वॉल्यूम V3, ये इक्वल होगा सिंगल स्फीयर का जो वॉल्यूम है, इसको मैंने कैपिटल V से डिनोट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो पहले स्फीयर का रेडियस हमने R1 ले लिया, तो R1 का क्यूब प्लस 4/3 πr³। दूसरे स्फीयर का रेडियस R2 ले लिया, तो R2 का स्क्वायर आ गया, प्लस तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ ले लिया, इसका रेडियस मैंने क्यूब, और जो सिंगल स्फीयर बना उसका रेडियस मैंने कैपिटल R ले लिया, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा 4/3 πR³। बस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। पहले क्या करो, आप लेफ्ट साइड से ये 4/3 और पाई, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, 4/3 पाई जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, और दूसरी साइड 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब देखो 4/3 यहाँ से कैंसिल, पाई और पाई भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कि आपके पास R1 का क्यूब। अब देखो पहले स्फीयर का रेडियस क्या होगा, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो R1 की वैल्यू 3 आएगी, 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, प्लस दूसरे स्फीयर का डायमीटर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर बनेगा, 4 का क्यूब करोगे 64 आ जाएगा, प्लस तीसरे स्फीयर का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 आ जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड में क्या बच रहा है, R का क्यूब। ठीक है, तो 27 + 64 + 125, इनको प्लस करोगे तो ये 216 बन जाएगा, इक्वल टू R का क्यूब। आपको रेडियस निकालना है, तो क्यूब हटाओगे तो 216 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, तो जो सिंगल आपके पास स्फीयर बना उसका रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसमें बोला है द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद बेस डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज। तो देखो एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया LSA लिख रहा हूँ, और टोटल सरफेस एरिया, इसकी रेशियो आपको निकालनी है। डायमीटर आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे के रखी है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, क्या होता है 2πRH। ठीक है, अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पीछे पे हमने क्वेश्चन किया, क्या फॉर्मूला होता है 2πR × R+H। ठीक है, अब 2π से 2π कैंसल, ये R से R भी आपका कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में H बचेगा, और हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो H की जगह 10 लिख दो, डिनोमिनेटर में R+H, तो रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 30 आ जाएगा, और हाइट जो है वो 10 है, तो 30 + 10 40, तो रेशियो क्या बन गई 1:4, तो ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या था, सिर्फ आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए थे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की क्या पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको दो दी हुई हैं, बोला है इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, अब मान लो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0। एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन आपके पास ये आ गई।
तो इनके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे पहली लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है और दूसरी में a2 है, और पहली लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 है, दूसरी में b2 है, और कांस्टेंट टर्म पहली c1 है, दूसरी c2 है। अब इन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और ये फर्दर इक्वल है c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट्स की रेशो आपके पास क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो आपस में क्या कर जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। और जब दो लीनियर इक्वेशन आपस में कोइंसाइड करती हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन किसके लिए है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। बस अब इस कंडीशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, जो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 है क्या? पहली लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो पहली लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? k। और a2 क्या है? दूसरी लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो वो 12 है। तो a1 अपॉन a2 कितना बनेगा? k अपॉन 12 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 जो है पहली लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है जो कि 3 है, और b2 दूसरी लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है जो कि k है। तो b1 अपॉन b2 कितना बनेगा? 3 अपॉन k इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो c1 क्या है पहली लीनियर इक्वेशन में? माइनस k माइनस 3, और c2 क्या है? माइनस k। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो c1 अपॉन c2 क्या आएगा? k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। अब क्या करो, पहली दो टर्म को आप इक्वेट कर लो। तो पहली दो टर्म को इक्वेट करोगे तो k से k मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर आ जाएगा, और 12 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे k की, +6 और -6। पर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको k की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? +6। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। चाहे तो आप दूसरी और तीसरी टर्म्स को भी क्या कर सकते हो? आपस में इक्वेट कर सकते हो, तब भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम ए सर्कल ए सेक्टर विद ए सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री इज कट ऑफ इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सेक्टर इज 5.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस। अब क्या हुआ, एक सर्कल है तो इसकी ड्राइंग हम साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल आ गया, इसका सेंटर ये ले लिया मैंने O। अब इस सर्कल से एक सेक्टर को कट किया है, तो ये जो पोर्शन बना आपका OAB, ये क्या है? सेक्टर है। अब इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल है वो क्या होता है? सेंट्रल एंगल। ये आपको देख के रखा है 30 डिग्री, जनरली हम इसको थीटा मानते हैं, ये थीटा आपको 30 डिग्री दे के रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सेक्टर इज 5.5 सेंटीमीटर। अब ये जो आर्क की लेंथ है ना AB, ये आपको दे के रखी है कितनी? 5.5 सेंटीमीटर। और OA और OB क्या है? ये सर्कल के रेडियस हैं, तो OA भी R होगा और OB भी R होगा। तो सेक्टर के बारे में पता चल गया आपको। OAB क्या है? यहाँ पे सेक्टर है। अब अगर इस सेक्टर में आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो लेंथ ऑफ आर्क को मैं L से डिनोट करूंगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। अब लेंथ यानी L, इसकी वैल्यू तो आपको दे के रखी है कितनी? 5.5 सेंटीमीटर। तो L की जगह कितना लिख दो? 5.5, ठीक है। इक्वल टू थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल है, वो आपको 30 डिग्री दे के रखा है, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर से उसने बोला है कितनी लेनी है? 22/7, और रेडियस आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस यहाँ से आप टर्म्स को सोल्व कर लो। अच्छा, ये डेसिमल हटा दो आप और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लगा दो, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको। 0 से ये वाली 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से 36 कटेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 2 से ये 12 कटेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 2 से ये 6 भी कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 से ये 22 कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को आप एक तरफ रखो और बाकी टर्मों को आप दूसरी तरफ ले जाओ। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? तो देखो 55
अपॉन 10 तो हमने लिखे ही हैं, हालांकि ये भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आगे करते हैं कैंसिल इनको। और 3 और 7 ये डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड जाएंगे तो न्यूमिनेटर में हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लिया मैंने 3 × 7। और क्या बचा न्यूमिनेटर में, यहाँ पे हमारे पास 11 बचा था, तो 11 दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म में बच गई। अब 11 से ये 55 ऐसे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से 10 कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास कितना बचा 21/2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये 10.5 सेंटीमीटर। तो ये आएगा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ कोट थीटा इक्वल टू 3/4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको कोट ऑफ थीटा, और ये किसके इक्वल दे रखा है 3/4। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ABC। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री, और ये एक्यूट एंगल हमने ले लिया थीटा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में वो लाइन जिस पे दो एंगल्स बनते हैं वो क्या होती है बेस, और BC क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैं P से लिख रहा हूँ, और AC क्या है ये हाइपोटेन्यूज है तो इसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखो जो कोट होता है वो किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट को लिख लिया मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर B/P, और ये B/P ही जो किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल है। इसका मतलब जो बेस है वो कितना है 3, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 4 है। तो क्या यहाँ से आप AC निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी आपको। तो पाइथागोरस लगाओगे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस लगा के आपके पास ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा कितना 5। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। देखो कैसे निकालनी है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने 4/5। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5, 5 और 3 कितना एलसीएम बनेगा इनका, तो 15, तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, पहली टर्म क्या आएगी 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा अगली टर्म, तो 9 यहाँ लिख दो, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ये बन गया। तो इसको सोल्व कर लो, 12 + 9 कितना हो गया 21, 21 - 20 कितना होता है 1, 1/15। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।